बोलते। तो आज हम लोग अपना जो यूनिट 1 किया था पार्टनरशिप का उसको कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी क्वेश्चन 2 डिस्कस कर रही हूँ जो कल होमवर्क दिया था यूनिट 4 का, है ना? ऑनलाइन वालों के लिए भी रेफरेंस दे देती हूँ। सो मिस्टर डी सोल्ड 5 लाख फॉर क्रेडिट। डी डिलीवर्ड द गुड्स। डी कौन हो गया? सेलर है। सेलर है, हु इज अनपेड, अनपेड सेलर। ऑन ड्यू डेट मिस्टर ई रेफ्यूज टू पे। ऑन ड्यू डेट रेफ्यूज किया मतलब क्या एक्चुअल ब्रीच हुआ? एंटिसिपेटरी का सवाल नहीं आता, पहले नहीं किया। ओके, यहां तक तो पता चला। स्टेट द पोजीशन एंड राइट्स ऑफ मिस्टर डी एज पर द सेल्स ऑफ 1930। क्या प्रॉब्लम है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि इसलिए बेसिस है ही नहीं। पोजीशन ऑफ मिस्टर डी। डी कौन है? सेलर। तो क्या हमें सेलर को रेमेडीज ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर देखना पड़ेगा? एग्जैक्टली। सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर ब्रीच, सूट फॉर इंटरेस्ट करो। मेनली, एक मिनट, मेनली ये क्वेश्चन में क्रेडिट पीरियड एक्सपायर होने के बाद मतलब ऑन ड्यू डेट उसने पैसा पे करने से रिफ्यूज किया, तो आप क्या सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे? सूट फॉर ब्रीच, फिर सूट फॉर प्राइस। ओके। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अगर क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद पैसा नहीं दिया तो सेलर के पास क्या ऑप्शन रहते हैं? देखो, राइट अगेंस्ट गुड्स तो खत्म हो गया ना, लीन भी नहीं कर सकते, ट्रांजिट भी नहीं कर सकते, तो देयर इज नो राइट अगेंस्ट गुड्स। हमें क्या करना है कि हमारे लिस्ट में जो राइट अगेंस्ट बायर है उसका एक लिस्ट बना लो और वो लिख देना है। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ टेंशन ही नहीं है। 4-5 कुछ है, लिख दो। 3 है। पहले क्वेश्चन आया क्या था? ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अच्छा अच्छा अच्छा। ये राम सेल बेल्स ऑफ क्लॉथ टू शाम एंड सेल्स लॉरी। रेलवे के बीच में श्याम ने डिलीवरी रिसीव किया, सेंड बाय लॉरी, बट बिफोर ही रिसीव द डिलीवरी द बेल सेंड बाय द रेलवे बिकम बैंकरप्ट, मतलब इंसॉल्वेंट। Okay. Can Ram exercise stoppage in transit? He can. Why he can? Because हमको ये लिखना है कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करने के सारे जो कंडीशंस है वो क्या हो रहे हैं? फुलफिल हो रहे हैं। यहाँ पे सेलर दिख रहा है अनपेड, गुड्स है ट्रांजिट में, बाहर हो गया इंसॉल्वेंट। दिस ऑल कंडीशंस आर फुलफिलिंग। अगर ऑल कंडीशंस आर फुलफिल होते हैं तो ये अपने इसमें अपने ये लॉ में बैठता है कि बाबा अपन स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। होमवर्क किया क्या तूने? खड़े हो जा पीछे, किधर जाके, जिस यहाँ ऐसे जगह पे खड़े हो जा जहां से पीछे लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। ऐसा नहीं कि उधर ही जाना है। हाँ, तो ये भी सिंपल था। किसी ने और कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व किया? नहीं किया। फर्स्ट किया? कैसा है फर्स्ट क्वेश्चन? डिफिकल्ट लगा क्या है? ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, चलेगा। सो अभी आज के क्वेश्चंस आज कर लो सॉल्व, कल करेंगे डिस्कस। पार्टनरशिप, हमने कल क्या लिखा कि पार्टनरशिप जो डील होता है, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? व्हाट आर द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट? पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आकांक्षा होमवर्क किया? पीछे कार्तिक किया क्या? पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, प्लेस, पार्टनर नेचर, नेचर के साथ प्लेस है। फर्म का नेम, नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट, और ओके, एडमिशन एंड रिटर्न, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
मीन्स मीन्स प्रोविजन 3 चीज़ों के लिए प्रोविजन, प्रोविजन, प्रोविजन। प्रोविजन फॉर सैलरी कंडीशन, डिसोल्यूशन, प्रोविजन फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी पार्टनर को अगर आप निकाल दो तो उसके लिए अलग से थोड़ा प्रोविजन करके रखना पड़ेगा। हाँ, अवनी के पीछे सोहनी, तो एक काम कर, सोहम आगे आ जा। हाँ, इधर आ जा। तुम या आकांक्षा आना आगे चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी है। तीनों में से एक जन आगे आओ। ये वाला लिखना बाकी है, लिख लेंगे। पार्टनरशिप डील कंपनी एलिमेंट्स। मैं एक एक लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, लिस्ट बना लो, 1 2 3, नहीं तो ऐसे लिख लो पैराग्राफ फॉर्म में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिस्ट बना लो। एक से ना, यहाँ पर टेक्स्ट बना लो। अभी कीबोर्ड से शॉर्टकट में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। मैं एक एक वर्ड लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। नेम ऑफ, किसकी किसकी नेम चाहिए, नेम ऑफ फर्म और नेम ऑफ पार्टनर। तो ऐसा करने आइडिया, तो देखो, नेम के आगे लिखो फर्म का नाम एंड पार्टनर्स का नाम। जितना शॉर्ट हो सके आप कर सकते हो इसको। फिर नेचर और फॉर्म, डेट ऑफ कमेंसमेंट। 1 से 9 पॉइंट आपको जैसे अंडरस्टैंड हो शॉर्टकट में लिख सकते हो। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो कट कर लिखो। क्वेश्चन है बस, रीड करने का, ट्राई करने का, सॉल्व करने का। मुझे नहीं लग कितना टाइम क्वेश्चंस को जिन्होंने होमवर्क किया, 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। आराम से एक एक क्वेश्चन करो तो भी 10 10 15 15 मिनट, सोच सोच के करो तो भी। आज जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, कल आज का होमवर्क ट्वाइस करना है, और जो कल के लिए है वो वंस करना है। ये भी सी, दिस काइंड ऑफ रीजंस आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो किया है तो लेके आना चाहिए, मुझे सपना थोड़ी आएगा। होमवर्क दिया है तो चेक करने के लिए लेके आया करो, ये रूल है। शॉर्ट शॉर्ट में लिखना चाहो, एक एक कीवर्ड्स तो लिख सकते हो। क्वेश्चन वाला पॉइंट को अपन क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, रीजन फॉर 3 थिंग्स, ऐसे कर लेंगे। देन प्रोविजन फॉर सैलरीज और कमीशन, ये रिफ्लेक्ट एंड देन प्रोविजन फॉर expulsion of partner in case of fraud।
9 पॉइंट्स लिखने के बाद प्रोविजन 10, 11, 12 ये 3 पॉइंट्स है, तो लिख लो ऐसा, है ना? 3 चीजों के लिए प्रोविजन की जाती है। लिख लिया क्या तनुजा? ऑप्शन सेल का पीडीएफ पार्ट 2 करके भेजो क्या? ठीक है, भेज दो। कभी कभी फोटो में से ध्यान भी नहीं आता है, ऑनलाइन वालों के लिए रेफरेंस रहेगा। पार्टनरशिप का कुछ मत भेजो, हाँ? नहीं, ऑनलाइन में मैसेज आ रहा है, ऑनलाइन वाले। हेलो हेलो हेलो। सेटलमेंट ऑफ। हेलो हेलो। वो दूसरा वाला जो माइक है, फिर पर रिकॉर्डिंग। अच्छा। हेलो। अच्छा। ओके, चलेगा, ओके, यस, और यहाँ से चलेगा। हेलो। बट हाँ, फिर इधर ओबीएस में क्या है ये? अपने सॉफ्टवेयर में कर दूं क्या रिकॉर्डिंग ऑन? है ना? ऊपर साइड। चार्जर लेते हैं बच्चे। बच्चे बहुत कंसर्न मोबाइल को लेकर, होमवर्क को लेकर नहीं रहते हैं, बट मोबाइल को लेकर। हेलो। हाँ, मैं म्यूट कर देती हूँ एक। शायद से मैंने ब्लूटूथ ऑन किया। कोई बात नहीं। ऑफ कर दी। हाँ, तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आवाज आ रही है क्या अभी? नो, निकालिए। थोड़ा आज थोड़ा प्रॉब्लम है, इशू है सॉफ्टवेयर में, इसके लिए किसी और के फोन से ज्वाइन किया है, इको हो रहा है। माइक ऑन है ना? हेलो हेलो। अब ठीक है, बेटर है। हाँ, ठीक है। प्रोविजन फॉर सेटलमेंट फॉर डिसोल्यूशन, प्रोविजन फॉर सैलरीज, प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ फ्रॉड। लिख लिया? ठीक है। कभी पार्टनरशिप के टाइप सुने हैं क्या? काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कोई एक पार्टनरशिप है, ओके, पार्टनर्स ने आपस में मिलके, पार्टनर्स ने आपस में मिलके एक बिजनेस चालू किया, बट बिजनेस चालू करते टाइम पे जो डीड है, वो डीड में उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं कि कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपन बिजनेस करेंगे। उनका ऐसा था कि अगर बिजनेस चला तो अपन परमानेंटली ये बिजनेस करेंगे, अपनी मर्जी, जब तक अच्छा चलेगा, जब तक प्रॉफिट अर्न करेंगे,
या जब तक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तब तक अपन बिजनेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ड्यूरेशन के रिलेटेड कोई टाइम बाउंड है क्या? देर इज नो टाइम बाउंडिंग रिलेटिंग टू ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। कुछ भी हो सकता है, जितना लॉन्ग ड्यूरेशन चलेगा। बट कल जैसे मैंने बोला कि जैसे मेट्रो, अपने यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। इमेजिन करो, मेट्रो का काम करने के लिए, मतलब काम करने के लिए हाथ में 2-4 लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, या 2-4 लोगों ने वो काम हाथ में लिया, और उन्होंने क्या बोला, जब तक मेट्रो का काम नहीं होता है, जैसे 5 साल मेट्रो का काम नहीं होगा, तो तब तक अपन क्या करेंगे, वी विल फॉर्म अ पार्टनरशिप। तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म करते टाइम पे उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया, दे हैव फिक्स द टाइम पीरियड की 5 साल तक हम क्या करने वाले हैं, पार्टनरशिप में एंटर करने वाले, 5 साल तक काम करेंगे। देन आफ्टर 5 years वी विल डिसॉल्व द फर्म, ऑटोमेटिकली फर्म को डिसॉल्व करेंगे। ये हो गया विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में अगर पार्टनर्स ने फिक्स नहीं किया कब तक काम करना है, तो मतलब क्या, टिल लॉन्ग टाइम, अच्छे से खड़े रहो, देखो सब अच्छे से खड़े, टिल लॉन्ग टाइम क्या है वो चलेगा, एट विल, जितनी मर्जी है उतना बिजनेस चलेगा। दूसरा है कि अगर पार्टनर्स ने ऑलरेडी टाइम फिक्स करके रखा है, तो जो टाइम फिक्स है अकॉर्डिंग टू दैट टाइम वो क्या करेंगे, काम करेंगे टिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। ये हो गया विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन। एक है विथ रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। एक्सटेंट ऑफ बिजनेस मतलब एक काम हाथ में लिया है, कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया है, जैसे पुल कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, तो रोड का काम हाथ में लिया है, पुणे के सारे रोड क्या करने हैं, अच्छे से बनवाने हैं, जो भी हाईवेज है ये वो सारा, तो पूरा रोड का काम। तो कुछ पार्टनर्स, कुछ लोग मिलके आए और उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म की, पार्टनरशिप रजिस्टर किया, और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि ऐसा कुछ खास अंदाजा नहीं है अपना काम कितने टाइम में होगा, 5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल लग सकते हैं, 7 साल लग सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप क्या हो गई, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है एनी पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। जैसे ही हमारा पर्पज पूरा होगा हम क्या करेंगे, फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। अभी ये पर्पज कितने टाइम में पूरा होगा ये पार्टनर्स को पता है क्या? पार्टनर्स को इसका कोई आइडिया नहीं है, इसके लिए इसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोला जाएगा। एक है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मतलब एक कोई भी जनरल काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। जनरल मतलब कैसे, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है उनके पास करने के लिए, जैसे आपस में पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं सीजनल बिजनेस करने के लिए, दिवाली में पटाखों का, क्रैकर्स का बिजनेस करेंगे, होली के टाइम पे कलर्स या बाकी जो चीजें हैं वो सेल करेंगे। तो ऐसा वो क्या करते हैं, जनरल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर जनरल पर्पज। उनका कोई स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं है कि पुल कंस्ट्रक्ट करना है, रोड कंस्ट्रक्ट करना है, या एक फर्म को बिल्ड करना है, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंटेंशन नहीं है। जनरल इंटेंशन है तो दे विल कीप ऑन चेंजिंग देयर बिजनेस एक्टिविटीज, इसे बोला जाएगा जनरल पार्टनरशिप। ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, क्या पार्टनर्स का लाइबिलिटी सिर्फ पर्टिकुलर बिजनेस तक ही लिमिट रहेगा, वो बिजनेस ओवर हो गया लाइबिलिटी विल ओवर। बट जनरल पार्टनरशिप में कोई लाइबिलिटी खत्म होगी क्या? नहीं। बट बिकॉज ये जनरल पार्टनरशिप है, जनरली इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द बिजनेसेस। जो पार्टनर्स बिजनेस करेंगे वो सारे बिजनेसेस के लिए क्या उनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा? यस, द लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड जनरली, मतलब इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द बिजनेसेस दे डू। दीज आर द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। एक है पार्टनरशिप एट विल, जो मैंने आपको बोला एट विल, विल का मतलब होता है मर्जी, वॉलेंट्री। कोई पार्टनर्स आपस में आके अपनी मर्जी से क्या करते हैं, बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, बिजनेस रन करते हैं टिल लॉन्ग टाइम, जितना उनकी मर्जी है उतना बिजनेस क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अभी वो पार्टनरशिप एट विल है, ये हम कैसे समझेंगे? सो टू कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। पहली है कि नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन। जब वो डीड बना रहे हैं तो डीड में कुछ लिखा नहीं है, डीड में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है 4 साल 5 साल, ना ही पर्पस मेंशन किया है, तो वो क्या बन जाएगी, दैट विल बी एट विल। द पार्टनरशिप विल बी कंसिडर एज एट विल, जितना चलेगा उतना चलाएंगे। दूसरा कि उन्होंने कोई प्रोविजन नहीं कर रखी है। प्रोविजन का मतलब होता है कुछ अमाउंट सेट असाइड करना। कभी प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज होता है, सुना है ना कॉन्टिजेंसीज अकाउंट्स में, प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसी होता है, प्रोविजन फॉर डिसोल्यूशन होता है।
तो ये पार्टनर्स को पता ही नहीं है ये लोग फर्म कब डिसॉल्व करेंगे, तो क्या ये पार्टनर्स कुछ प्रोविजन करेंगे क्या उसके लिए? They will not do any kind of provision. So there is no provision made for determination of partnership. Determination of partnership मतलब इतना पीरियड डिटरमाइन किया है, इतना लंबा चलेगा, ना ही कोई प्रोविजन किया है, ना ही कोई पीरियड फिक्स है। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो क्या मानेंगे? द पार्टनरशिप कौन से काइंड में जाता है? ये पार्टनरशिप जाता है पार्टनरशिप एट विल। हाँ क्या इसी के लिए शिफ्ट किया होगा, चलो ठीक है, ज्यादा गिरने लगा, अपन फिर से शिफ्ट कर देंगे। दूसरा है फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड मतलब क्या? प्रोविजन बनाई हुई है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए प्रोविजन बनाई हुई है और पीरियड हैज बीन फिक्स्ड। ये दो चीजें फुलफिल होती है तो इसे बोला जाएगा पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। द पार्टनरशिप विच इज क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फिक्स पीरियड। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप और एनी एडवेंचर विच इज क्रिएटेड फॉर एनी स्पेशल और पर्टिकुलर पर्पस। पर्पस रोड का काम, बिल्डिंग का काम, पूल का काम, ये कोई पर्पस है, गुड्स का लॉट सेल करना है, तो ये कोई पर्पस है। आफ्टर अकम्प्लिशिंग पर्पस क्या उनका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली? यस, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। जनरल अभी पर्टिकुलर पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स का लाइबिलिटी रहेगा वो सिर्फ पर्टिकुलर वेंचर तक लिमिट रहेगा, पर्टिकुलर वेंचर तक लिमिट रहेगा। उसके बाद एक बार डिसॉल्व फॉर्म हो गई कि ये अलग है ना, पार्टनर्स अलग अलग हो जाएंगे, फिर उनका कोई संबंध नहीं। जनरल पार्टनरशिप इज कंस्टिट्यूटेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन जनरल। जैसे मैंने बोला कि जनरली जो भी दिमाग में आएगा वो बिजनेस करेंगे, जैसे सीजनल बिजनेस है ना। सर मैम नहीं, हाँ, in case of particular partnership liability of partners is extend only up to particular adventure। बराबर है, रोड का काम चल रहा है, एक बार रोड का काम खत्म हो गया कि पार्टनर्स का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, सो उतने पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए उनका लाइबिलिटी होता है। बट जनरल पार्टनरशिप में ऐसा होगा क्या? नहीं, जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, जो कि पार्टनरशिप में वैसे लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होता है, बट एवरी अलग बिजनेस के लिए उनका लाइबिलिटी क्या रहेगा? अलग रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा। मतलब अलग अलग अगर वो बिजनेस जनरली चेंज भी करते जाएंगे तो भी उनका लाइबिलिटी खत्म कभी होने वाला है क्या? नहीं, पर्टिकुलर में जैसे खत्म होएगा वैसे जनरल में लाइबिलिटी खत्म नहीं होगा, इट विल गो टिल डिसोल्यूशन। जब तक डिसॉल्व नहीं होती है तब तक पार्टनर्स का लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। ये समझे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। एक होता है एट विल, एक होता है फॉर फिक्स पीरियड, एक होता है पर्टिकुलर और एक होता है जनरल। पर्टिकुलर जनरल एक ऐसे समझ लो एक ग्रुप में है और फिक्स पीरियड और एट विल एक ग्रुप में है। जो ड्यूरेशन बताते हैं वो पीरियड और फिक्स पीरियड है और एट विल है। एट विल ड्यूरेशन नहीं बताता है, फिक्स पीरियड ड्यूरेशन बताता है। दूसरे दो में क्या है? पर्पस बता रहे हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप पर्पस बता रहा है, जनरल पार्टनरशिप पर्पस नहीं स्पेसिफाई कर रहा है, जनरली कोई भी काइंड ऑफ बिजनेस करेंगे। सो ये क्या होता है? काइंड ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फॉर्म्स है। क्या कर रहा है अथर्व तू? लिखवाया क्या मैंने? बुक में देख रहा है, सामने देखना, मान दुखेगी ऐसे, इधर देख, गर्दन दुखेगी। लिखना बोला तब तो तुमको लिखना ही है, वैसे जब समझना है तो बोर्ड से समझो ना। हाँ, नेक्स्ट है जैसे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप है वैसे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर तो आपने सुने रहेंगे, क्या पता है टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, बट टेल मी व्हाट यू नो अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर और डोमिनेंट पार्टनर, ओके, और नॉन स्लीपिंग कॉसी पार्टनर, ओके, नॉर्मल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, ओके, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, माइनर तो होता ही है, वन ऑफ माइनर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट। सब पार्टनर, सब पार्टनर, ओके, एक्टिव पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर रहता है। इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर मतलब बेसिकली जो पार्टनर का फर्म में एंट्री हो रहा है
उसे इनकमिंग बोला जाता है। रिगार्डिंग टू एडमिशन, जो पार्टनर एग्जिट हो रहा है उसे आउटगोइंग बोलता है। रिगार्डिंग टू रिटायरमेंट, एक्टिव मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में, उसे एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। स्लीपिंग मतलब जो सोया रहता है, ऐसा क्या, जो एक्टिवली टेक पार्ट नहीं करता है उसे स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, जो पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर है। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, पार्टनर बाय एक्नॉलेजमेंट, ओके। स्टॉपल, होल्डिंग आउट, एक्नॉलेजमेंट सेम। अच्छा, टेल मी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के बारे में क्या आइडिया है? नाम पता है, कुछ समझा है क्या उसके बारे में? हाँ, एनी आइडिया? होल्डिंग आउट, स्टॉपल, एक्नॉलेजमेंट, ऐसा कुछ है क्या कि कोई पर्सन ने जो बिजनेस चल रहा है उसमें ऐसा एक्नॉलेज किया या ऐसा दिखाया एज इफ वो क्या है, बिजनेस का पार्ट है या फिर उनका पार्टनर है? किसको दिखाया? थर्ड पार्टी को, कस्टमर को। तो क्या उनकी उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी फॉर द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन? यस, उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी फॉर द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ओनली, नॉट द ऑल ट्रांजैक्शन। इसको बोला जाता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। चलो एक एक डिस्कस करेंगे। सभी बोल दिया आपने, सब आता है आपको। एक्चुअल पार्टनर और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्चुअल पार्टनर को एक्टिव पार्टनर वो बोला जाता है। एक्टिव समझ गए, एक्चुअल समझ गए। ऑस्टेंसिबल आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, फिर आप सोचते हो यार ये तो पढ़ाया ही नहीं। सो एक्चुअल, ऑस्टेंसिबल और एक्टिव, ये क्या है? सब्सटीट्यूट वर्ड्स है। एक्चुअल पार्टनर मतलब क्या? who is a person और उसे पार्टनर बाय एग्रीमेंट। क्या हर एक पार्टनर एग्रीमेंट से ही पार्टनर बनेगा? ऑफ कोर्स एवरी पार्टनर विल बी पार्टनर बाय एग्रीमेंट। दूसरा, हु एक्टिवली टेक पार्ट्स इन द बिजनेस, जो भी एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटी उसमें एक्टिवली टेक पार्ट करता है, मतलब क्या, रोज काम पे आता है, रोज काम करता है ना, दैट इज व्हाट एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस। दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर और डोमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर और डोमेंट पार्टनर मतलब जो कि पार्टनर है बाय एग्रीमेंट, यस ही इज अ पार्टनर, बट क्या डेली कंडक्ट एक्टिविटी में, डे टू डे पार्ट में काम करता है वो? क्या उसको रोज ऑफिस या रोज काम पे आने की जरूरत है? नहीं, समझ लो उसे स्लीपिंग पार्टनर बोला जाएगा। बट जो स्लीपिंग पार्टनर है, क्या थर्ड पार्टी के एक्टिविटीज के लिए लाइबल है? थर्ड पार्टी क्या, ऑफकोर्स ही इज अ पार्टनर, भले ही वो सो रहा है कि जाग रहा है, क्या वो थर्ड पार्टी के एक्टिविटीज के लिए लाइबल होता है? थर्ड पार्टी की एक्टिविटीज मतलब क्या, कि जैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म का क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोफेशनल्स है सारे, सर्विस प्रोवाइडर है। तो कोई है एक्टिव, कोई है डोमिनेंट, मतलब कोई स्लीपिंग। अभी थर्ड पार्टी का कोई लाइबिलिटी आ गया जैसे 10 लाख का, तो 10 लाख का लाइबिलिटी सिर्फ एक्टिव पार्टनर्स ही बेयर करेंगे क्या? नहीं, दैट विल बी बेयर बाय स्लीपिंग पार्टनर एज वेल इन देयर साथ, जो भी उनका रेशो रहेगा उसमें वो बेयर करेंगे। इसका मतलब है भले ही पार्टनर एक्टिव हो या पार्टनर स्लीपिंग हो, क्या वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होता है? ही इज लाइबल टू पे थर्ड पार्टी, है ना। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल का मराठी हिंदी में मीनिंग क्या होता है? नॉमिनल, बस नाम के लिए, नाम के लिए, बस नाम मात्र बोलते हैं अपन मराठी में, है ना। बस नाम के लिए पार्टनरशिप किया है। नाम के लिए मतलब क्या, वो पर्सन ने उसका नाम लेंड किया है फॉर्म को, यस नाम उसने उसका उधार, जैसे अपन पैसा उधार देते वैसे नाम उधार दिया। नाम उधार दिया मतलब क्या, गुडविल उधार दिया। हाँ, गुडविल उधार दिया, है ना। जैसे अभी आपने बहुत सारे यहाँ पे तो वैसे गुडविल की बात नहीं है, बट बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ये वो जिसपे एकदम बड़े बड़े क्रिकेटर लोगों का या एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का, ये जो आपके सैलून्स होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, उस पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का, इनका उनका पिक्चर लगाया होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टनरशिप है उनके साथ, बट जस्ट इन केस अगर उनका पार्टनरशिप है तो वो नॉमिनल हुआ कि वो सेलिब्रिटी वहाँ पे आके काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ना ही वो स्लीपिंग पार्टनर है ना ही वो एक्टिव पार्टनर है, तो वो कौन हुए? नॉमिनल पार्टनर हुए। नॉमिनल पार्टनर इज नथिंग बट द पर्सन हु लेंड हिज नेम टू द फर्म। फर्म को क्या कर रहा है, अपना नाम उधार दे रहा है, अपना नाम दे रहा है फर्म को, क्योंकि उसका कुछ गुडविल होगा मार्केट में, इसके लिए। दूसरा, विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन द फर्म,
कोई फर्म में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही फर्म के कामकाज में इंटरेस्ट है, फर्म के प्रॉफिट शेयर से इंटरेस्ट नहीं है, कौन कितना शेयर कर रहा है उसमें कुछ मतलब नहीं है, हमने नाम क्या कर दिया है, नाम प्रोवाइड किया है। जैसे सचिन तेंदुलकर, सपोज सचिन तेंदुलकर सर ने क्या किया, उनका नाम किसी रेस्टोरेंट को प्रोवाइड कर दिया कि मेरे नाम पे रेस्टोरेंट चला, या मेरे नाम पे आपका कस्टमर बेस रहेगा, ये सारा। तो क्या उनको रेस्टोरेंट के प्रॉफिट एंड लॉसेस में कुछ मतलब रहेगा? उनको कुछ मतलब नहीं रहेगा, उन्होंने बस अपना नाम दिया है। क्या गुडविल दिया तो पैसा लेंगे? हाँ, नाम दिया है, गुडविल दिया है तो पैसा देंगे। इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब आपके जो बिजनेस में डेली एक्टिविटी में आपका जो मंथली ईयरली प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, क्या नॉमिनल पार्टनर को मिलेगा? प्रॉफिट हुआ तो भी नहीं मिलेगा, लॉस हुआ तो भी नहीं मिलेगा, उनको कोई मतलब ही नहीं है उससे। एंड द पर्सन हु डज नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ना ही वो बिजनेस में क्या करता है, टेक पार्ट करता है, बिजनेस का कोई कामकाज नहीं देखता है, बट इज लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। इनडायरेक्टली जो नॉमिनल पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को लाइबल होता है। कैसे? अगर फर्म और कस्टमर, कस्टमर मतलब थर्ड पार्टी, फर्म का और कस्टमर के साथ कुछ रिलेशन है, तो जो भी फर्म के लाइबिलिटीज अराइज होंगे, लाइबिलिटीज मतलब जो भी पेबल लाइबिलिटीज अराइज होंगे, क्या इनडायरेक्टली वो भी एक पार्टनर हुआ? क्या उसका टुवर्ड्स थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कोई रेशो रहेगा? यस, उसका थर्ड पार्टी के लिए कुछ रेशो रहेगा, दैट इज नॉमिनल पार्टनर। चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो स्लीपिंग हो, चाहे वो नॉमिनल हो, ऑल द पार्टनर्स, अभी तक हमने जो 3 देखे, ऑल द पार्टनर्स आर लाइबल टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब कस्टमर, जो कि फर्म के नाम पे, बिजनेस के नाम पे क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। और एक पार्टनर, जैसे बोला था किसी ने, पार्टनरशिप प्रॉफिट्स ओनली, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनर ही प्रॉफिट्स ओनली होता है, दूसरा भी एखादा पार्टनर है। जैसे 4 लोग मिलके ABCD एक पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे, एक पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे, और उनको कोई एक एकाधे ऐसे बंदे की जरूरत है, वो थोड़े ओल्ड एज है, 30+ 40+ है, तो उनको कोई ऐसा पर्सन की ज़रूरत है जो कि टेक्निकली बहुत साउंड है, जिसको अपने लैपटॉप का, मोबाइल का, सोशल मीडिया साइट्स है, मार्केटिंग अच्छे से बैठो, ये सारी चीज़ों का नॉलेज है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज है। तो एक 25-26 साल का, 25-26 साल का लड़का है, एकदम टेक्निकली साउंड है, उसको सॉफ्टवेयर के बारे में, इसके बारे में मालूमात है, तो उन्होंने क्या किया, उसको फर्म में, उसको बोला कि आप फर्म में आते हो क्या, पार्टनर बनोगे क्या? तो ही सेड सर पार्टनर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट हैव कैपिटल, मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है। तो सारे पार्टनर्स का मिलके कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ऐसा डिसाइड हुआ कि इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स इन प्रॉफिट रखेंगे। क्या इसमें फर्म का फायदा है? हाँ। तो कभी कभी फर्म अपने फायदे के लिए किसी पर्सन को जो कि माइनर ना हो, उसको भी पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स क्या कर सकती है, रख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर माइनर हो तो सवाल ही नहीं आता, वो तो पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली रहता है। जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ओनली प्रॉफिट्स, नॉट द लॉसेस। He is not liable for the losses, of course, but is he liable to third party? Of course. हर एक पार्टनर थर्ड पार्टी को लाइबल होता है। फर्म जो थर्ड पार्टी को सर्विस प्रोवाइड करती है, गुड्स प्रोवाइड करती है, या कोई भी एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, उसके लिए एनी पार्टनर विल बी लाइबल, इधर आपका नॉमिनल हो, स्लीपिंग हो, एक्टिव हो, या प्रॉफिट्स ओनली हो। इनकमिंग पार्टनर का मतलब होता है द पार्टनर हु एंटर्स इन द फर्म बट विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर को फर्म में एडमिट करवाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनर के लिए ही कंसेंट लगेगा, किसी भी पार्टनर को, कोई भी पार्टनर को फर्म में एडमिट करवाना है, तो क्या सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा? डेफिनेटली सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा, और जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसे इनकमिंग बोलेंगे, इनकमिंग बोलेंगे। आउटगोइंग पार्टनर मतलब द पार्टनर हु लीव्स आइदर रिटायरमेंट के वजह से, या फिर मतलब उसका एज हो गया, उसको कंटिन्यू नहीं करना है, या वॉलेंट्रीली वो फर्म छोड़ के जाना चाहता है, कहीं माइग्रेट होना है ड्यू टू एनी रीजन। अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, आउटगोइंग पार्टनर, बिकॉज ही इज गोइंग। आउटगोइंग पार्टनर क्या थर्ड पार्टी के लिए लाइबल रहेगा? यस, जिस दिन तक उसने काम किया है, जिस दिन तक उसने काम किया है फर्म में, टिल दैट डे ही विल बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी, दैट इज द कस्टमर ऑफ द फर्म।
जिस दिन तक काम किया है इससे ज्यादा बेटर अगर मैं बोलूँ तो अंटिल ही गिव पब्लिक नोटिस। अगर पार्टनर्स जो होते हैं, ठीक है, पार्टनर्स अगर किसी पार्टनर को रिटायर होना होता है तो वो पब्लिक नोटिस देगा। पब्लिक नोटिस मतलब आइदर आपके पीरियोडिकल्स में, आइदर आपके न्यूज़पेपर में, या फिर आपका कोई वेबसाइट हो वहाँ पे डालेंगे कि मिस्टर एक्स वाई जेड इज गोइंग टू रिटायर ऑन सो एंड सो डेट। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए क्या सारे पार्टनर्स का लायबिलिटी रहेगा, सारे पार्टनर्स का लायबिलिटी रहेगा जब तक कस्टमर, या ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके नाम पे कस्टमर ज्यादा आता हो या उसके नाम पे कस्टमर ने उधार दिया। जैसे ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है फर्म में, डी का जो है गुडविल बहुत ज्यादा अच्छा है, डी का अच्छा नाम है, रेप्यूटेशन है समाज में। तो ये जो सारे कस्टमर्स हैं, ये सारे कस्टमर्स है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये कस्टमर्स ये फर्म में क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। कभी कभी जरूरत पड़े तो फर्म के पार्टनर्स को वो लोन भी प्रोवाइड करते हैं। बट वो लोन क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि इनको पता है मिस्टर डी है, इसका अच्छा खासा रेप्यूटेशन है, अच्छा खासा नाम है समाज में, ठीक है, मार्केट में अच्छा नाम है, तो उसके लिए अपना पैसा डूबेगा नहीं, ऐसा इन लोगों को गारंटी है। अगर डी अगर डी को रिटायर होना है, डी वॉन्ट्स टू रिटायर, और वो किसी को बिना बताए रिटायर हो गया, किसी को मतलब ये जो सारे कस्टमर हैं उनको बिना बताए रिटायर हो गया, तो क्या इनके साथ गलत होगा? अल्टीमेटली कस्टमर्स के साथ गलत होगा। कल जाके कस्टमर फर्म में, अगर उन्होंने फर्म को लोन दिया 5 लाख रुपए का, फिर उनको पता चला कि अरे अभी मिस्टर डी तो ये पार्टनरशिप का पार्ट है ही नहीं, ये फर्म का पार्ट है ही नहीं, तो क्या उनको हेजिटेशन होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका लोन अभी रिस्क फ्री नहीं रहा, उनके लोन के ऊपर रिस्क है, एबीसी देंगे वापस कि नहीं देंगे। सो अगर किसी पार्टनर को रिटायर होना होता है तो उसको पब्लिक नोटिस क्या करना पड़ता है, कंपल्सरीली देना पड़ता है, कंपल्सरीली देना पड़ता है। जैसे कि लेट से आज डेट 9th है, 9th ऑफ जुलाई है, तो 9th ऑफ जुलाई को क्या होना है, मिस्टर डी को रिटायर होना है, 9th ऑफ जुलाई को डी को रिटायर होना है, एबीसी को बता दिया है, लेकिन मिस्टर डी ने अभी तक पब्लिक नोटिस सर्व नहीं किया। बोले देंगे, आराम से पब्लिक नोटिस देंगे, क्या जल्दी है। और 9th ऑफ जुलाई के बाद कुछ लाइबिलिटीज अराइज हो गए। क्या लाइबिलिटीज अराइज हो गए? कस्टमर के 4 लाख रुपए। तो अगर अकॉर्डिंग टू रेशियो रहेगा, क्या ईच पार्टनर विल बी लाइबल फॉर द लाइबिलिटी 1 लाख पर हेड, 1 लाख पर हेड। बट 9th जुलाई को ये हो गया है रिटायर, कौन? मिस्टर डी। लाइबिलिटी अराइज कब हुई है? लाइबिलिटी अराइज हुई है 10th ऑफ जुलाई को। बट मिस्टर डी ने पब्लिक नोटिस सर्व ही नहीं किया, पब्लिक नोटिस सर्व ही नहीं किया। उसने पब्लिक नोटिस आराम से सोचा कि 15-16 को देंगे। ओके, ये केस में प्लीज टेल मी, ये 4 लाख का जो लाइबिलिटी है कस्टमर का, क्या मिस्टर डी उसके लिए लाइबल है? यस, ही इज लाइबल बिकॉज ही हैज नॉट सर्व द पब्लिक नोटिस। जिस दिन पार्टनर को रिटायर होना होता है उस दिन तक उसको पब्लिक नोटिस देना होता है। पब्लिक को नोटिस देना है, इन्फॉर्म करना है, कैसे भी करो, सोशल मीडिया है आपका, वेबसाइट होगा आपका, न्यूज़पेपर है, तो इन्फॉर्म करने के बाद क्या होंगे, लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगे। बट टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस रिटायरिंग पार्टनर के लाइबिलिटीज रहेंगे। गौरव इधर ध्यान दे बोर्ड पे। देन है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट मतलब पार्टनर बाय एक्नॉलेजमेंट, पार्टनर बाय एस्टॉपल। एक्नॉलेज करना मतलब ऐसा दिखाना एज इफ मैं पार्टनर हूँ, ऐसा दिखाना एज इफ मैं पार्टनर हूँ। जैसे ये जो एबीसीडी थे, इनका एक पार्टनरशिप फर्म है, एबीसीडी, एबीसीडी पार्टनरशिप फर्म करके ऐसा नाम है। इन लोगों में क्या किया, इन चारों का एक म्यूचुअल फ्रेंड है, मिस्टर गौरव, है ना, गौरव म्यूचुअल फ्रेंड है। तो गौरव चला गया, ऐसे ही मिलने चला गया, उनका है गुड्स सप्लाई करने का, एक्सपोर्ट वगैरह करने का काम है। तो चारों को मिलने चला गया, बोले गोडाउन में जाएंगे, चारों की चारों वहीं पे रहेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस है वहीं पे मिलेंगे। सो ही वेंट टू गोडाउन जहाँ पे उनका पैकेजिंग वगैरह चल रहा था। सो कस्टमर आए, कुछ न्यू कस्टमर आ गए, न्यू कस्टमर आए और गौरव को लगा कि अपन थोड़ा कुछ हेल्प करेंगे। तो न्यू कस्टमर आया और गौरव ने ये सारी जो गुड्स हैं उन्होंने पूछताछ की कि गुड्स है आप एक्सपोर्ट करवाते हो क्या, लोकल मार्केट में सेल करते हो, कितना प्राइस है, पैकेजिंग वगैरह सारी चीज़ों के बारे में गौरव को अच्छी मालूमात थी, अच्छी नॉलेज थी, बिकॉज ये चारों उसके दोस्त थे। ही इज़ नॉट पार्टनर इन द फर्म, पार्टनर तो एबीसीडी है, बट ये गया और इसने क्या किया,
गौरव ने वो कस्टमर को सब एक्सप्लेन किया, सर ये इतना है, इसका इतना दिन में डिलीवरी होगा, प्राइस इसका 1000 रुपया है, आप अगर लॉट में खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, हर एक चीज एक्सप्लेन की। और गौरव के एक्सप्लेन करने के वजह से, मतलब उसके एक्सप्लेन करने की वजह से वो कस्टमर इंप्रेस हो गए। ठीक है, बोले अच्छा डील मिल रहा है, एक काम करेंगे, वी विल एंटर इनटू पार्टनरशिप, वी विल एंटर इनटू द बिजनेस। जो भी आपसे गुड्स क्या करेंगे, हम बाय करेंगे, आप गुड्स हमें सप्लाई कर दिया करें। तो ये क्या हो गया, ही इज नॉट पार्टनर इन द फर्म, बट इज ही पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। उसने ऐसा दिखाया, उसने ऐसा शो ऑफ किया एज इफ वो कौन है, पार्टनर है। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म। सो अल्टीमेटली ही विल बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी इन केस अगर थर्ड पार्टी की तरफ से कोई फ्रॉड हुआ या कोई लाइबिलिटी अराइज हुई, तो क्या गौरव लाइबल रहेगा? फॉर द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ही विल बी लाइबल एंड नॉट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन। इसे बोला जाता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। व्हेन पार्टनर बाय इस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय एक्नॉलेजमेंट। जैसे आपने एक्टिव ऑस्टेंसिबल ही था क्या, एक्टिव ऑस्टेंसिबल और एक्चुअल पार्टनर, जो तीनों सब्सटीट्यूट वर्ड है, वैसे ये 3 सब्सटीट्यूट वर्ड है, कुछ भी हो जाए मीनिंग विल बी सेम। एक क्या रहेगा, पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, वो ऐसा दिखा रहा है एज इफ वो भी क्या है, फर्म का पार्टनर है, हिस्सा है। दूसरा, नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ, जानबूझकर, पता है नहीं है बट नोइंगली क्या कर रहा है, खुद को परमिशन दे रहा है, परमिट्स हिमसेल्फ। और वो जो दूसरे पार्टनर है वो भी अपना तमाशा देख रहे हैं, मस्त देख रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहा है क्या नहीं। उन्होंने भी कुछ बोला नहीं, बीच में इंटरप्ट नहीं किया कि सर ये पार्टनर नहीं है हमारा। टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म, वो क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्या माना जाएगा, दैट ही इज पार्टनर इन द फर्म, ही इज लाइबल लाइक अ पार्टनर इन द फर्म। लाइबल का यहाँ पे मतलब होता है लाइबल फॉर द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, वो वाले जो कस्टमर के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन के लिए वो लाइबल है। कि बाकी सारे दूसरे तीसरे लाइबिलिटीज अराइज हो गए तो वो लाइबल रहेगा क्या, नहीं, तो वो लाइबल नहीं रहेगा। जो ट्रांजैक्शन में उसका एंट्री हुआ था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट में उसने एंटर किया था, रिप्रेजेंट किया था एज इफ ही इज अ पार्टनर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ओनली ही इज लाइबल एंड नॉट द अदर। बोलो, प्रॉफिट शेयर होगा क्या, नहीं, ओनली लाइबिलिटीज, ही इज लाइबल टू थर्ड पार्टी इन केस अगर इसके बोलने की वजह से थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, राइट, इसके बोलने की वजह से कल जाके इन केस पेमेंट में या बाकी चीजों में डिफॉल्ट कर दिया थर्ड पार्टी ने, देन ही विल बी लाइबल टू थर्ड। और टू एनीवन, कौन चिल्ला रहा है, सब्जी वाला है क्या? Then to anyone who on the faith of such a representation have given credit to the firm, या फिर फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करना है, फर्म को क्रेडिट देना है, उसके रिप्रेजेंटेशन के वजह से फर्म को क्रेडिट दिया इसका मतलब ऐसा यहाँ पे नहीं कि उधार दिया है, क्रेडिट दिया इसका मतलब ये भी ले सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, गुड्स सप्लाई किए या गुड्स बाय किए, बोथ द वेज। तो उसके रिप्रेजेंटेशन के वजह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ही विल बी लाइबल ओनली फॉर द लाइबिलिटीज, नॉट फॉर द प्रॉफिट। दैट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टॉपल, बाय एक्नॉलेजमेंट, एनीथिंग यू कैन से। These are the types of partner. Types of partner क्या है, एक्चुअल, एक्टिव और ऑस्टेंसिबल। एक्चुअल, एक्टिव और ऑस्टेंसिबल तीनों सेम है। दूसरा है स्लिपिंग और डोमिनेंट, तीसरा है नॉमिनल, चौथा है पर्टिकुलर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, एक होता है इनकमिंग पार्टनर, एक होता है आउटगोइंग पार्टनर। क्या ये सारे पार्टनर्स थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होते हैं? दे आर लाइबल टू थर्ड पार्टी। बट जो रिटायरिंग पार्टनर है, आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो इज ही लाइबल? ही इज लाइबल only up to the date when he served public notice to the third party, that is his customer. अभी क्या करेंगे, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप और काइंड्स ऑफ पार्टनर्स लिख के ले लेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे थोड़ा, या अगर बोलो तो ग्राफ फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में।
चलेगा? हाँ, पहले क्या करें, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप ऐसा ही लिखे क्या अपन, बट उसके एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा ना आपको। फिर एक काम करो, पर अगर मैं एट विल लिखूंगी तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखने के लिए फिर आपको वो लैंडस्केप में लिखना पड़ेगा, जमेगा? नॉर्मल लिखना है, लिखो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। अपन क्या करेंगे, वैसे यहाँ पे 4 दिए हैं, 1 2 3 4, पर अपन विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन 1 2 लिखेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस 1 2 लिखेंगे, अल्टीमेटली वो 4 ही हुए, वैसे लिखते हैं। लिखो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में ऐसे स्टार मार्क करके लिखो, या ए करो, इसको ए करो, इसको बी करो। विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में विथ ए में लिखो ए पॉइंट, विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन, विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन में 1 लिखो, A1 1A जो भी आपको लिखना है। पार्टनरशिप एट विल, बस पार्टनरशिप एट विल लिखो, और ये जो 2 हाइलाइटेड पॉइंट्स है ये लिख दो। नहीं रुको, पार्टनरशिप एट विल लिखो और उसके पहले ये पॉइंट लिखो, दीज 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू रिगार्ड इट इज पार्टनरशिप एट विल, ये विल के नीचे लिखो एंड देन राइट डाउन द 2 कंडीशंस। ये जो नीचे का स्टेटमेंट है ना, जैसे ही आप पार्टनरशिप एट विल लिखोगे उसके बाद लिखो स्टेटमेंट एंड देन राइट डाउन द 2 कंडीशंस, दैट्स इट। और वो दूसरा पॉइंट लिखने मत शुरू कर देना, उसका भी बोलना है, बस पॉइंट का नाम लिख देना। A1 लिख रहे हैं अभी अपन, है ना, A1, और फिर A2, A2 मतलब क्या, फॉर फिक्स पीरियड। ऐसे अच्छे से लिखने का मतलब बाद में रेफरेंस रहता है अपने को। समझता है क्या मैं जो पढ़ाती हूँ वो बहुत फास्ट हो रहा है तो बोलो, ऐसा कुछ लग रहा है कि फास्ट हो रहा है, लग रहा है फास्ट हो रहा है, नहीं समझ रहा है? क्या हुआ साहिल, कोई डाउट? पीछे अंधेरा हो रहा है तो लाइटें लगाओ। फिक्स पीरियड का भी पॉइंटर फॉर्म में लिखेंगे, रुको नाम लिख के रख दो। क्या पॉइंट्स लिखोगे, पॉइंट नंबर 1 लिखो फिक्स पीरियड का, पॉइंट नंबर 1 है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसके जैसे 2 पॉइंट थे वैसे इसके 2 पॉइंट लिखने अपने को, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरा क्या लिखोगे, व्हेन प्रोविजन इज मेड फॉर ड्यूरेशन। पहला पॉइंट लिखो इसका, क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर टाइम, और दूसरा पॉइंट लिखो व्हेन प्रोविजन इज मेड, व्हेन प्रोविजन इज मेड। प्रोविजन इज मेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप या प्रोविजन इज मेड फॉर ड्यूरेशन, जिसको जैसे अंडरस्टैंड हो। कीवर्ड्स में अगर समझ जाए तो कोई बात नहीं, लिखो। ऑनलाइन वाले अब आवाज ठीक है, आ रहा है? बोलो। हाँ, where provision is made, जितना ब्रैकेट है उतना, when provision is made for the duration of partnership, that's it. Where provision is made for the duration of partnership. अभी क्या करेंगे, हो गया ना, A लिखा था हमने, है ना, A1 A2, अभी B लिखेंगे। हमने खड़े होके लिखना है, बैठ के नहीं। किसने क्या बोला, क्या? With regard to extent of business, partnership is created for particular period of time. पार्टनरशिप हो गया,
वैष्णवी, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा व्हेन प्रोविजन इज मेड, जो ऊपर 2 पॉइंट से वही है, बस उसका रिवर्सल है। अभी बी लिखो, बी विथ रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, B1 और B2 ऐसा लिखेंगे। बी लिखो विथ रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस और पर्टिकुलर पार्टनरशिप डाल के रखो, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप का फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे अपन। ठीक है, डन। अभी बी वाला लिखो, विथ रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस में B1 पर्टिकुलर पार्टनरशिप लिख के रखो, दूसरा होगा जनरल B2। 1 2 3 4 ही है, समझ रहे हैं ना अपन कैसे लिख रहे हैं? हाँ, डन। अभी 3 का मतलब B1 का पर्टिकुलर पार्टनरशिप का एक्सप्लेनेशन लिखना है हमें। ये देखो, लिख तो मैं डिक्टेट करती हूँ। व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर, व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर, व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर adventure, when partnership is formed for particular adventure is called particular partnership। ये पॉइंट नंबर 1 था उसका पॉइंट नंबर 2 लिखो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर, उसका ही पॉइंट नंबर 2 बोल रही हूँ मैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर the partnership will dissolve or the partnership will comes to an end। after completion of adventure partnership will dissolve, partnership will dissolve। अभी B2 है ना, मतलब 4 नंबर जनरल पार्टनरशिप लिखो। जनरल में लिखो पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर, पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूटेड with respect to, partnership constituted with respect to general businesses, the partnership constituted with respect to general business is called general partnership। हमने एलिमेंट्स ऑफ डीड लिख लिए है ना। हाँ, अभी लिखो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स लिखो। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में 1 क्या है, सारे सब्स्टिट्यूट नेम लिख देना, एक्चुअल, ऑस्टेंसिबल, एक्टिव। और ये 2 पार्ट लिखो, ग्राफ फॉर्म में ऐसे ही लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये 2 पार्ट्स मतलब एक्सप्लेनेशन, ये टेबल जो मैंने दिया है, आप 1 2 करके पॉइंटर लिखो या ऐसे ट्री डायग्राम बना लो, जैसे भी चाहिए। अगर एक्टिव पार्टनर को रिटायर होना रहा तो क्या उसको भी पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा? यस, हर एक किसी भी पार्टनर को रिटायर होना रहा तो ही विल हैव टू गिव पब्लिक नोटिस।
सीक्रेट पार्टनर, ऐसा कोई पार्टनर नहीं होता है। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? सीक्रेट पार्टनर हु इज अननोन टू द पब्लिक, जैसे वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए क्या? तो ऑफ कोर्स देन ही विल नॉट बी लायबल। लोगों को पता नहीं है तो ही इज नॉट लायबल। पॉइंट 1 2 लिखा तो थर्ड पॉइंट लिखवाती हूँ मैं। एक्टिव के 2 पॉइंट लिख लिए क्या? फिर थर्ड पॉइंट रुक जाना, फिर डोमिनेंट मत लिखना, मैं थर्ड पॉइंट डिक्टेट करूंगी। आपको थर्ड पॉइंट क्या लिखना है? ये 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट लिखो। एक्टिव पार्टनर मस्ट गिव पब्लिक नोटिस फॉर रिटायरमेंट। एक्टिव पार्टनर मस्ट गिव पब्लिक नोटिस फॉर रिटायरमेंट। खड़े होके लिखना है सिया, ये 2-3 लोग कैसे लिख? बाहर खड़े हो जाओ। हाँ, थर्ड पॉइंट लिख लिया उसका। अभी स्लीपिंग लिखो, स्लीपिंग पार्टनर। एक मिनट, स्लीपिंग पार्टनर के 2 पॉइंट देख के लिखो। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आई विल डिक्टेट। स्लीपिंग के 2 पॉइंट लिख लो, 1 2 3 4। थर्ड फोर्थ आई विल डिक्टेट। स्लीपिंग और डोमेंट ऐसा लिखो। इट इज बाय डिफॉल्ट। उन्होंने जो देना चाहिए वो ग्राफ में नहीं दिया, जो नहीं देना चाहिए वो दिया। चलेगा। Who does not actively take part in conduct of business? थर्ड पॉइंट तक आ गए क्या? हाँ, अगर स्लीपिंग पार्टनर को रिटायर होना रहा तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है? नहीं। स्लीपिंग पार्टनर इन केस ऑफ, थर्ड पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू। इन केस ऑफ, ही मतलब हु? स्लीपिंग की बात कर रहे हो? यस। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस। ये थर्ड पॉइंट लिख लिया। फोर्थ पॉइंट लिखो, he is liable to, fourth point लिखो, he is liable to third party, he is liable to third party for act of firm, he is liable to third party for act of firm। फिर लिखना नॉमिनल पार्टनर, 5 पॉइंट्स। lend his name without having any real interest, not entitled to share profit, does not take part for act of firm। थर्ड लिखो नॉमिनल पार्टनर, उसके बाद पार्टनरशिप प्रॉफिट्स ओनली भी लिख देना। स्क्रीन दोनों डिस्प्ले हो रही है। राइट डाउन नॉमिनल पार्टनर 5 पॉइंट्स, पार्टनरशिप प्रॉफिट ओनली 3 पॉइंट्स।
इंटरेस्टिंग लग रहा है कि पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है? नॉमिनल पार्टनर को थोड़ा स्क्रॉल करो क्या? अथर्व किधर गया? हाँ, तेरा नोटबुक कंप्लीटेड है क्या? तू लेट ज्वाइन हुआ था। नहीं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा है? थर्ड फोर्थ है? 1 2 भी कर लेना, कंप्लीट है ना? देख के ठीक है। कोई प्रॉब्लम आया क्या थर्ड फोर्थ के अंडरस्टैंडिंग में? लेट ज्वाइन हुआ इसके लिए? नॉमिनल लिख लिया तो स्क्रॉल करती हूँ, मतलब लिख लिया। फिर बाद में पार्टनर्स एंड प्रॉफिट्स ओनली लिखना है। 3 हो गए। इनकमिंग पार्टनर का ऐसे इतना लिखते बैठने की जरूरत नहीं है। इनकमिंग पार्टनर के आगे लिखो एडमिशन ऑफ पार्टनर विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। इनकमिंग पार्टनर के आगे लिख दो एडमिशन ऑफ पार्टनर विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। हाँ, इनकमिंग के आगे लिख दो एडमिशन ऑफ पार्टनर विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। आउटगोइंग पार्टनर के आगे लिख दो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आउटगोइंग के आगे लिख दो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बस। आउटगोइंग में डेथ की वजह से हो सकता है, एट विल हो सकता है, रिटायरमेंट के रीजन कुछ भी हो सकता है। फ्रॉड में तो एक्सपल्शन हो जाएगा, एक्सपल्शन मतलब निकाल देंगे। हाँ, टेल मी, एक सेकेंड के लिए रुको, सुनो। रिटायरिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, राइट? बट अगर किसी का डेथ हो गया तो उसको यमराज जी को रुका के पब्लिक नोटिस देना क्या? नहीं। तो डेथ के वजह से अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ है, मतलब डेथ हो गया, तो उसका जिस दिन डेथ हुआ है वो दिन तक लाइबिलिटी रहेगा उसकी। वो दिन तक लाइबिलिटी कौन फुलफिल करेगा? एग्जैक्टली, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। और उसके बाद देन उसकी लाइबिलिटीज विल कम्स टू एन एंड। मुझे क्लास के अंदर बारिश का फील मिल रहा है। ये मतलब क्या रीजन है इसका? इसके ऊपर तो क्लासेस है ना, एसी की वजह से शायद। एसी ऑन है बट नाम के लिए है उसमें। डेथ होने के बाद हाँ ऑफ कोर्स, जिस दिन मरा उसके बाद अगर कुछ अराइज हुआ है तो वो नहीं, जिस दिन मरा उस दिन तक जो भी सारे लाइबिलिटीज रहेंगे ही इज लायबल टू पे आउट फ्रॉम हिज शेयर्स। फिर बचा कुचा जो शेयर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके वाइफ बीवी बच्चों को दे दिया जाएगा। इनकमिंग आउटगोइंग लिख लिया। आउटगोइंग के आगे एक चीज लिखना है अपने को, पब्लिक नोटिस शुड बी गिवन इन केस ऑफ रिटायरमेंट। जो स्टेट लाइन लिखा आपने, और एक चीज लिखो पब्लिक नोटिस शुड बी गिवन इन केस ऑफ रिटायरमेंट। उसके आगे ऐसे लिख देना एक्सेप्ट डेथ, मतलब डेथ के केस में पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं होती है। ऑफ कोर्स पब्लिक नोटिस शुड बी गिवन इन केस ऑफ रिटायरमेंट एक्सेप्ट डेथ। हाँ बोलो रंजना, डाउट है कोई? फिर चालू करो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट अलोंग विद सेक्शन कोड 28। सेक्शन कोड करो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट
स्लैश इस्टॉपल स्लैश एक्नॉलेजमेंट, चलने दो तुम्हारा उन्नति। होल्डिंग आउट स्लैश इस्टॉपल स्लैश एक्नॉलेजमेंट और सेक्शन 28। 5 पॉइंट है, बहुत ऐसा गिचड़ मिचड़ हो गया क्या? हाँ, लिखो अच्छे से। नंबर डाल रहे हो क्या? कौन सा नंबर है ये पार्टनर का? 7th है। एक्नॉलेजमेंट। होल्डिंग आउट एस्टॉपल एक्नॉलेजमेंट सेक्शन 28। एक सेकेंड के लिए मैं स्क्रॉल करूं बस। मजा आता है ना ऐसे खड़े रह के लिखने को? सब लोग बैठ के लिख रहे हैं, अपने को खड़े होके लिखना पड़ रहा है। क्या बोल? पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, टू बी रिप्रेजेंटेटेड। एक पर्सन ने खुद को रिप्रेजेंट किया। टू बी रिप्रेजेंटेटेड मतलब किसी और ने उसको रिप्रेजेंट करने दिया, अदर पार्टीज। जैसे गौरव को एक्सप्लेन करने दिया, अदर बस मजा देख रहे थे। In fact he is not, यहाँ पे लिखा है, when in fact he is not a partner. Still वो देख के बैठ के देख रहे थे मस्त। बाहर जा रहा है मतलब रिटायर हो रहा है, तो ये हैव टू गिव पब्लिक नोटिस। इनकमिंग पार्टनर होगा तो नोटिस नहीं, रिटायरमेंट के केस में देना होता है। इनकमिंग पार्टनर के केस में वो एग्रीमेंट में या शेयर में चेंजेस हो जाएंगे। क्या? पार्टनर्स को नहीं, पब्लिक नोटिस मतलब कस्टमर्स को, थर्ड पार्टीज को। अगर पब्लिक नोटिस गुडविल के हिसाब से, अच्छा कोई पार्टनर अगर आ रहा है तो अदर पार्टनर का कंसेंट लगेगा और वो अपडेट हो जाएगा। बट पब्लिक नोटिस अगर जाना है तो ही देना पड़ता है, आने के लिए नहीं देना। जैसे आपको क्लास में आने के लिए परमिशन की जरूरत है क्या? डेली आप रेगुलरली क्लास कर रहे हो, क्लास में आओ, बट अगर क्लास से अगर किसी को बीच में से जाना हो तो क्या उसको परमिशन लेना चाहिए? हाँ, ऐसा ही। स्लीपिंग पार्टनर क्यों नहीं देता? ओके, स्लीपिंग पार्टनर क्या डे टू डे एक्टिविटीज में बिजनेस टेक पार्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। उसका कैपिटल, हाँ उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट वगैरह किया है, लाइबल टू थर्ड पार्टीज है। बट जो कस्टमर बेस होता है थर्ड पार्टी या जो कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे वो किसके नाम से करेंगे? आइदर गुडविल मतलब नॉमिनल या फिर एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस में काम कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर वो बिजनेस में कि डेली एक्टिविटीज में टेक पार्ट कर ही नहीं रहा है तो उसको पब्लिक को अगर पता ही नहीं कि वो है तो फिर वो जा रहा है, उसकी नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो क्या पता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक मे नो मे नॉट नो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट वो जब जा रहा है तो देने की जरूरत नहीं, बिकॉज वाई ही इज नॉट एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस, दैट इज द रीजन। एक्टिव पार्टनर डेली काम करते हैं, डेली काम पे आते हैं, इसके लिए उनको नोटिस देना जरूरी है। स्लीपिंग पार्टनर को रिटायर अगर होना है तो वो ऐसे ही रिटायर हो सकते हैं, नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज उनके रिटायर होने से एज सच कस्टमर को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर नॉट वर्किंग इसके लिए। कर सकते हैं।
पुराने बिजनेस छोड़ के नया बिजनेस खोलने तो यस, बिजनेस का नाम करेक्ट क्या होगा करेक्ट। नहीं? हाँ, तो अगर वो चाहो तो ओल्ड बिजनेस जो है उसको न्यू में मर्ज कर सकते हैं, बट उनको नया नाम देना पड़ेगा उनके फर्म को, है ना। उनको पार्टनरशिप में तीसरा बिजनेस होगा, तीसरा मतलब अलग इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप तो है ही, और अलग खोलना है पार्टनर्स का, क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं। खुद का उनका ओन बिजनेस है और कहीं और भी आप पार्टनर होते हो पार्टनरशिप में, दैट इज फाइन। जैसे कितने फैकल्टीज या कितने, अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोलूँ, जिनका खुद का भी ओन बिजनेस होता है, ओन बिजनेस यानी ओन क्लासेस, ओन एकेडमी, और कहीं पे जाके सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, सो दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट। लिख लिया था ना। हाँ, चलो अभी अपन मेन मेन पॉइंट से, अभी और कुछ चीजें बाकी है। हमने डीड के देख लिए, देन काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप देख लिया। अभी अपन एक एक डिफरेंस पढ़ेंगे, पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप और क्लब में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब कंपनी, क्या आपने 12th में अभी कंपनी लॉ पढ़ाओगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाओगे, बट एक बेसिक बेसिक चीजें देख लेंगे। आपको ऑप्शन में जो सब्जेक्ट थे उसमें क्या कंपनी लॉ पढ़ा है, एक छोटा थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा, क्या होता है कंपनी, क्या होता है कंपनी। कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या कंपनी में जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है या शेयर कंट्रीब्यूशन होता है उसका लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगा, अनलाइक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या लाइबिलिटी अनलिमिटेड है पार्टनर्स का, यस। कितना भी कैपिटल लेके आओ, जरूरत पड़ी तो आपको घर बेचना पड़ेगा, दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप क्या कोई लीगल एंटिटी है क्या, इट इज नॉट लीगल एंटिटी। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है, ओनली इन महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी, सो इट इज नॉट लीगल एंटिटी, क्योंकि उसको कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। ऐसा माना जाएगा पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म इज सेम, सो देयर इज नो सेपरेट आइडेंटिटी। बट कंपनी अगर कोई है तो क्या उसको अलग से आइडेंटिटी है, मतलब कंपनी अलग और कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के लोग अलग, देयर इज अ सेपरेट आइडेंटिटी, सो देयर इज सेपरेट लीगल स्टेटस। दूसरा है एजेंसी, क्या कंपनी में एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट होता है, नहीं होता है। क्या उन दोनों के एक्शंस एक दूसरे को बाइंड करेंगे, नहीं करेंगे। बट क्या पार्टनरशिप में एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर, यस। एक दूसरे की एक्टिविटीज बाइंड करेंगे, हमने देखा था म्यूचुअल एजेंसी, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दैट वाज अ कार्डिनल प्रिंसिपल। देन है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे होगा पार्टनरशिप में, आपका जो पीएसआर है, जो आपके डीड में पीएसआर है वैसे होगा, और अगर पीएसआर नहीं है डीड में तो इक्वली विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, है तो एग्रीमेंट के हिसाब से करो, नहीं तो इक्वल भेजो। कंपनी में ऐसा कोई जरूरी है क्या कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना ही चाहिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं आपके, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को एवरी ईयर प्रॉफिट मिलता ही है क्या, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो इक्विटी लॉसेस होगा तो बेयर करेंगे, बट कभी कभी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट है वो होल्ड कर सकते हैं, अगले साल देंगे एक्यूमुलेट करके। सो कंपनी में इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको शेयर होल्डर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना ही है ना। लाइबिलिटी का क्या सीन है, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी के केस में लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड अप टू एक्सटेंट ऑफ द शेयर। अभी कंपनी के भी टाइप्स है, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, है ना। लिमिटेड बाय गारंटी जो है उसमें जितनी गारंटी दी है उतने तक लाइबिलिटी होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स में जितना शेयर है उतने तक गारंटी होगी। ये जो सारा कंपनी का डिटेल है हम पूरा एकदम डिटेल पढ़ेंगे, अभी जस्ट बेसिक नॉलेज ले लेते हैं क्या डिफरेंस हो सकता है। देन प्रॉपर्टी, ये जो फर्म की प्रॉपर्टी है क्या ये पार्टनर्स की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, दैट विल बी पार्टनर्स जॉइंट एस्टेट। बट क्या पार्टनर पर्सनल पर्पस के लिए वापस यूज कर सकता है, नहीं, पार्टनरशिप के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बट फर्म्स प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर एज पार्टनर्स जॉइंट एस्टेट। बट कंपनी के केस में कंपनी का, कंपनी एंड मेंबर आर टू डिफरेंट एंटिटीज, तो कंपनी का प्रॉपर्टी क्या मेंबर का प्रॉपर्टी रहेगा क्या, नहीं,
कंपनी का प्रॉपर्टी कंपनी का ही प्रॉपर्टी रहेगा। देन शेयर ट्रांसफर करना मतलब प्रॉफिट का हो, कमीशन का हो, सैलरी का हो, हिस्सा देना। पार्टनर्स क्या शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? वैसे पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफर नहीं किया जाता और कुछ सर्कमस्टांसेस में अगर करना हो तो विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। बट कंपनी में शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। दो टाइप्स है अभी, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के केस में शेयर कैन बी इजीली ट्रांसफर। पब्लिक लिमिटेड के केस में ट्रांसमिशन होता है, मतलब डेथ के केस में या इनकैपेबिलिटी के केस में, है ना। मैंने उल्टा बोला। ओके, इन केस ऑफ पब्लिक इज ओपन, यस, इन केस ऑफ शेयर होल्डर में ट्रांसफर इज शेयर सब्जेक्ट टू प्रोविजन इन आर्टिकल। शेयर होल्डर ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी चेक करना पड़ेगा आइदर पब्लिक है कि प्राइवेट है। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर आर कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, दिस ट्रांसफर इज यूजुअली अनरिस्ट्रिक्टेड। मतलब क्या, इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो पब्लिक के केस में। बट प्राइवेट कंपनी के केस में देयर इज नो ट्रांसफर, देयर वुड बी ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन तभी होता है जब वो मेंबर का डेथ हो जाएगा या जब वो मेंबर इनकैपेबल हो जाएगा। इन ऑल दिस केस मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में जो कामकाज है कौन मैनेज करता है? पार्टनर्स। एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय द पार्टनर्स। कंपनी में इट विल बी मैनेज बाय BODs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। Registration is compulsory in case of partnership? No, it is not, except in Maharashtra. वैसे रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी बट देयर आर सम एक्सेप्शन विच इज महाराष्ट्र। कंपनी में क्या रजिस्ट्रेशन, अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो ये आपका रूल है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या करो, इसको रजिस्टर करो, तभी जाके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। वाइंड अप, अगर पार्टनरशिप कभी भी जाके वाइंड अप हो सकती है, एक्ट विल है तो, पार्टनरशिप एक्ट विल है तो इट कैन वाइंड अप एनी टाइम। फॉर फिक्स पीरियड है तो फिक्स पीरियड होने के बाद वाइंड अप हो सकती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो पर्पस पूरा होने के बाद वाइंड अप हो सकती है, इजीली हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी अगर आपको वाइंड अप करना है, एक लीगल पर्सन है, उसको एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो क्या इसको वाइंड अप करना है तो रजिस्ट्रार के पास जाके, ट्रिब्यूनल के पास जाके सारे फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा। यस, फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना पड़ेगा। जो आपका पार्टनरशिप है, क्या मेंबर का लिमिट कितना है? 2 से 50, है ना, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50। बट कंपनी का लिमिट अलग है, पब्लिक का अलग है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अलग है। क्या होता है पब्लिक लिमिटेड का क्राइटेरिया? कम से कम 7, पब्लिक का बोल रही हूँ, पब्लिक का बोल रही हूँ, कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा कितने भी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200। एक कंपनी का फॉर्म है जहाँ पे सिर्फ एक पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकता है, OPC, वो मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में, मतलब 1 पर्सन कंपनी नहीं, ओनली 1 पर्सन कैन फॉर्म कंपनी, बट फिर उसमें डायरेक्टर ये वो लगेगा उसको। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, अगर पार्टनरशिप में किसी पार्टनर का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायर हो गया, तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। बट कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन नाम का एक फीचर है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स में कम एंड गो बट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी विल रिमेन फॉरएवर। कंपनी को इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? किसी का डेथ हो गया है या कोई रिटायर हो गया है, कोई इनकैपेबल हो गया, कंपनी को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका एग्जिस्टेंस कैरी ऑन होगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब अपनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और पार्टनरशिप मतलब अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये सारे डिफरेंस के पॉइंट समझ गए? ड्यूरेशन होगा, लायबिलिटी होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, नंबर ऑफ पार्टनर होगा, कैपिटल होगा, ये सारे बेसिक पॉइंट समझ गए। कुछ कंपनी के बारे में ना भी समझो तो भी अपना कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके 2 चैप्टर बाद पढ़ाऊंगी, डिटेल एकदम पढ़ेंगे सारे कंपनी के टाइप्स, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, क्या होता है शेयर होल्डर, शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, शेयर के टाइप्स क्या है, क्या होता है OPC, ये सारा डिटेल में देखेंगे।
क्या होता है आर्टिकल, क्या होता है मेमोरेंडम, सब देखेंगे। क्या चल रहा है तुम दोनों का, इधर ध्यान दो। फिर है क्लब। क्लब मतलब क्या? क्लब क्लब वो जाके वो पत्ते खेलते वो क्या? हाँ वही क्लब ना, फिर दूसरा कौन सा? स्पोर्ट्स क्लब। अच्छा, स्पोर्ट्स क्लब मतलब वही जो अपन गेम वगैरह है अपने पुणे में, ये जिम खाना वगैरह वो क्लब है क्या? जिम खाना क्लब। एसोसिएशन इज डिफरेंट, अलग, क्लब इज डिफरेंट। योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, मतलब ऐसे एक्टिविटीज। अरे 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 शांति रखो। हाँ हाँ एग्जैक्ट। पब्लिक वेलफेयर मतलब क्या? उनका इंटेंशन होता है प्रॉफिट अर्न करने का? नहीं, इंटेंशन इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन नहीं है वो। सी दैट मच ह्यूज प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन नहीं, उनको जो भी पैसा मिलता है वो वेलफेयर में या और एक्टिविटीज में वो यूज कर लेंगे। द क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोग मिलके आते हैं साथ में, फॉर्म विद ऑब्जेक्ट नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट अर्न नहीं करना है तो क्या करना है साथ में आके? फॉर प्रमोटिंग सम बेनिफिशियल एक्टिविटीज, फॉर बेनिफिशियल पर्पज, जैसे कि हेल्थ होता है, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है जैसे स्पोर्ट्स है, योगा है, ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज के लिए क्या करते हैं लोग आपस में आके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, दैट इज व्हाट क्लब इज। क्या ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्निंग है? नहीं, तो जो भी पैसा आता है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी या वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। रिलेशनशिप, अभी पार्टनरशिप में क्या एवरी पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ अदर? देयर इज दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी इज देयर। बट क्लब में क्या हर एक मेंबर दूसरे का एजेंट है क्या? नहीं, अनलाइक पार्टनरशिप हर एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं है। क्या पार्टनर को पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रहेगा? बिकॉज पार्टनर्स एंड फर्म प्रॉपर्टी विल बी सेम, तो पार्टनर विल हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, दैट इज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। बट जो क्लब के मेंबर्स रहेंगे, क्या क्लब की प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट रहेगा? क्लब की प्रॉपर्टी में मतलब क्लब में जैसे कि अभी कुछ स्पोर्ट्स है जैसे कैरम बोर्ड है, चेस है, चेयर्स है, एसी है, टीवी है, फैन है, उसमें क्लब के मेंबर्स घर पे लेके जा सकते हैं क्या? क्लब वाइंड अप हुआ तो भी नहीं लेके जा सकते। बट पार्टनरशिप में क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मतलब पार्टनर्स की मानी जाएगी? मानी जाएगी। अगर पार्टनरशिप फर्म है, दो पार्टनर्स है, दो एसी है लगाए उन्होंने ऑफिस में, जब उनको बिजनेस डिसॉल्व करना है तो एक ने एक एसी लेके गया, एक ने एक एसी लेके गया, चलेगा क्या? दैट विल बी फाइन, नो प्रॉब्लम। बट क्लब के केस में या कंपनी के केस में दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो प्रॉपर्टी क्लब का माना जाएगा डिफरेंट। सेल आउट करेंगे, दे विल रिकवर द मनी and they will use that money to welfare or will donate somewhere, जो भी है। then in dissolution, जैसे चेंज इन पार्टनरशिप, जैसे डेथ हो, रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, क्या इससे पार्टनरशिप के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाएगा? यस, चेंज आ जाएगा। पीएसआर चेंज हो जाएगा। अगर किसी के एडमिशन से भी पीएसआर चेंज होता है, लॉसेस रेशो शेयर हो जाएंगे, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज स्प्लिट हो जाएंगे, सो देयर विल बी चेंज। बट क्लब में क्या क्लब में मेंबर्स के आने या जाने की वजह से क्लब का कोई कामकाज अफेक्ट होता है? क्लब में कितने मेंबरशिप आते रहते हैं, कितने मेंबर्स जाते रहते हैं, लाइक कंपनी, उससे कुछ अफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। जैसे अभी क्लब वगैरह के अगर मेंबरशिप किसके पास रहती है तो उनको वो पर्टिकुलर क्लब का जो एक्सेस है फ्री मिलता है, या उस पर डिस्काउंट कूपन्स रहते हैं, क्योंकि इज अ मेंबर डायरेक्टर, उनको एवरी ईयर कुछ पैसा भरना पड़ता है। दूसरा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली, सुना है क्या कभी? अच्छा, टेल मी क्या होता है एचयूएफ के बारे में, क्या क्या सुना है? इधर लिस्ट बनाई थी मैंने, बच्चों ने जो जो बोला, चलो आप लोग भी बोलो। इज अ फैमिली बिजनेस, ओके। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे बिजनेस करते हैं, ओके। 3 जनरेशन चाहिए, जरूरी है। डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए, वो तो ठीक है, से दैट इज डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए, वो अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एचयूएफ। और क्या पता है एचयूएफ करता कौन बोला? हाँ,
एचयूएफ का मेन मेंबर कर्ता होता है और बाकी लोगों को बोला जाता है। और क्या पता है एचयूएफ के बारे में? कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और क्या पता? तुम तीनों को क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ? फाइबर क्या? एग्जैक्टली, बाय बर्थ और लीगल अडॉप्शन वो पर्सन तुरंत फैमिली का मेंबर बनेगा, 1 साल का 2 साल का भी। नो डायरेक्ट मोटिवेशन, सबसे ज्यादा शेयर करता का रहता है और वो पर्सन को वो करता उतने ही पैसे देता तो उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता उतना भी काम कर्ता का लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, नो मोटिवेशन, वो तो ऐसे पर्सनल हो गया ना। ये कोई बाहर वाला चाहे तो फैमिली बिजनेस का पार्ट बन सकता है। डेथ हुआ तो चले जाएगा ना, कोई भी डेथ होने सी इन केस ऑफ डेथ ऑफ कर्ता, अगर कर्ता का डेथ हो गया, शांति शांति, कर्ता का डेथ हो गया तो जो नेक्स्ट मेंबर है सबसे बड़ा फैमिली में, नेक्स्ट मेल मेंबर मतलब वो बनेगा कर्ता, भले ही फीमेल एज में बड़ी हो बट मेल मेंबर बनेगा। सी ये जॉइंट, अभी मैं बोलती हूँ, बस हो गया तुम्हारा डिस्कशन। जॉइंट हिंदू फैमिली ये एक बहुत पुराना लॉ है, ये बहुत पहले से आया हुआ बिजनेस है। दैट टाइम देयर वाज शांति, दैट टाइम देयर वाज मेल डोमिनेंट सोसाइटी, है ना? तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने की वजह से कि बाबा मेल मतलब जो मेन मेंबर ऑफ द फैमिली है वो हमेशा करता मतलब मेल मेंबर होता था। मेन मेंबर ऑफ द फैमिली वाज ऑलवेज अ मेल। फीमेल एज में बड़ी होने के बावजूद भी नहीं होता था बिकॉज बहुत पुराना लॉ है जॉइंट हिंदू फैमिली। सो ये लॉ वैसे ही कंटिन्यू हो रहा है, हिंदू लॉ बोला जाता है इसको। हाँ, सो यस, तो ये बहुत पुराना लॉ है, दैट टाइम चीजें वाज डिफरेंट। ये लॉ में इट इज काइंड ऑफ एक स्टेटस मिलता है आपको, जैसे कि इट इज स्टेटस, जैसे एक फैमिली, किसका फैमिली बिजनेस है यहाँ पे? हाँ, अरे बाप रे, फैमिली क्या बिजनेस है किसका? मंथन पतसंस्था, ज्वेलरी शॉप, वी कैन टेक ज्वेलरी शॉप का अच्छा एग्जांपल है। हाँ, तेरा क्या बिजनेस है? सुमित ना? नकुल, हाँ नकुल, क्या बिजनेस है? तू क्या घूम रहा है, क्या वॉकिंग कर रहा है? फिर आराम से बैठ के होमवर्क करना बेटर है कि पूरे क्लास में खड़े रहना। तेरा क्या बिजनेस है नकुल? खाने पीने का मेस, आइसक्रीम, क्या होटल? अच्छा, होटल। सो रेस्टोरेंट, बार, किसका है? हाँ क्या? नहीं ना, नहीं मतलब पूछ रही हूँ ऐसे। रह सकते, ठीक है। जॉइंट फिर हिंदू फैमिली एक फैमिली बिजनेस होता है, जैसे कि ज्वेलरी शॉप, मतलब दादा पड़दादा पड़पड़दादा जो सारे वो जो भी रहते पिछले 4-5 पीढ़ी से जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो जाके दुकान पे बैठ रहा है, मतलब एज कोई लिमिट नहीं है। 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 11-12 साल का लड़का जाके दुकान संभाल रहा है, दुकान बैठ रहा है या उनका बिजनेस कर रहा है, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है एक टाइप का। जो बिजनेस का मेन मेंबर है उसे कर्ता बोला जाएगा, दैट इज ऑलवेज अ मेल। ओके, यहाँ पे बोलो कार्तिक, माइनर कर्ता हो सकता है क्या? अभी सिचुएशन एक ऐसी है कि एक फैमिली है जहाँ पे सारे माइनर है और जहाँ पे 4 लड़के हैं, मतलब
4 लड़के हैं, सारे बच्चे बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, और जो करता है वो करता का डेथ हो गया और उसका जो नेक्स्ट है वो माइनर है, उससे ज्यादा बड़ा कोई है नहीं, जैसे 16-17 साल का, देन ही विल ऑटोमेटिकली बी अ करता, ही विल ऑटोमेटिकली बी अ करता। तो वो बच सकता है क्या करता? जो एचयूएफ है हिंदी लॉ से, हिंदू लॉ से गवर्न होता है। कोई 1-2 साल का बच्चा भी अगर पैदा हो जाता है फैमिली में तो वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है जब से उसको समझने लगेगा। कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड, कुछ भी हो जाए कर्ता को पूरा पैसा देना पड़ेगा, बट जो को पार्टनर्स हैं उनका लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा। जो कोई आउटसाइडर अगर उनके बिजनेस में एंट्री करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज अ फैमिली बिजनेस। जो फैमिली मेंबर्स हैं वही बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। एडॉप्ट अगर लीगली किया तो वो पार्ट ऑफ फैमिली हो गया ना। बट अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर कोई स्प्लिट हुआ मतलब लड़ाई झगड़े की वजह से, तो जो छोड़ के जा रहे हैं बिजनेस उनको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने का कर्ता का कोई राइट नहीं होता है, कोई राइट नहीं होता, बिकॉज आर्ग्यूमेंट की वजह से वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिखाना है। कौन बोला मैम? अगर कोई 10-15 साल का बच्चा चाहे तो क्या फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करके काम कर सकता है? कर सकता है। उसको मेजर होने का मतलब 18 साल के होने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। और नंबर ऑफ मेंबर पे लिमिट है क्या कोई? ऐसा कोई नहीं है। फैमिली में जितने लोग आए उतने सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं, धंधा चला सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। लिमिट विल बी अनलिमिटेड। नंबर ऑफ, तू कहाँ गई रे? हाँ, तो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स पे। चलो एक एक डिफरेंस का पॉइंट देखते हैं। ये पार्टनरशिप कैसे क्रिएट हुआ है? बाय एग्रीमेंट, राइट? इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। हाउ एचयूएफ इज क्रिएटेड बाय स्टेटस। स्टेटस मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको स्टेटस मिल जाता है, किसका? को पार्टनर का। नाउ ही इज अ न्यू फैमिली मेंबर, न्यू बिजनेस पार्टनर, दैट इज डेथ अगर किसी का हो गया तो ऑर्डिनरीली अपना पार्टनरशिप में चेंज हो जाएगा, पीएसआर में एग्रीमेंट में चेंज होगा। बट यहाँ पे डेथ की वजह से फैमिली बिजनेस डिसॉल्व होगा क्या? किसी के डेथ की वजह से नहीं होगा। कर्ता का हो गया तो न्यू पर्सन विल बिकम अ कर्ता, सो बिजनेस विल नॉट डिसॉल्व। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में मैनेजमेंट कौन देखता है? पार्टनर्स देखते हैं। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लब में मेंबर्स। पर एचयूएफ में कौन देखता है मैनेजमेंट? जो करता है मेन मेंबर वो देखता है। बाकी के लोगों को क्या बोला जाता है? को पार्टनर्स। क्या हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, प्रिंसिपल है? सो देयर इज बाइंडिंग अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल एजेंसी। ये इसमें एचयूएफ में द कर्ता और मैनेजर हैज अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड अदर मेंबर्स इन द फैमिली। क्या कर्ता बाइंड करवा सकता है अदर मेंबर्स को? चाहो तो बाइंड करवा सकता है, बिकॉज ही हैज दैट अथॉरिटी। लायबिलिटी पार्टनरशिप में कैसी रहती है? अनलिमिटेड। एचयूएफ में कर्ता की अनलिमिटेड, को पार्टनर्स की लिमिटेड। कॉलिंग फॉर अकाउंट और क्लोज्योर, अगर आपका किसी का रिटायरमेंट हो रहा है या आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है तो क्या पार्टनर्स बुक्स ऑफ अकाउंट को मंगा सकते हैं? देख सकते हैं लॉफुली, यस, उनको पूरा राइट होता है टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट अगर जॉइंट हिंदू फैमिली में से कुछ ग्रुप ऑफ लोग झगड़ा करके, लड़ाई करके सेपरेट होना चाहते हैं तो देन कर्ता इज नॉट लायबल टू शो देम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप अलग हुए, आपकी गलती है, हम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिखाएंगे, आपका जितना शेयर बनता है लो और जाओ, ऐसी बात है क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर दे दिया, बट शेयर कितना फाइंड आउट करने के लिए कर्ता विल डू दैट। कर्ता विल फाइंड आउट द शेयर और वो शेयर अलग से निकालेगा। बट अगर सामने वाले को डाउट है, नहीं मेरा इतना नहीं इतना बनता है, ठीक है, फिर वी आर नॉट लायबल टू शो बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसा कर्ता बोल सकता है अकॉर्डिंग टू एचयूएफ। गवर्निंग लॉ क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। एचयूएफ का गवर्निंग लॉ क्या है अपना? हिंदू लॉ। माइनर का कैपेसिटी, कैन माइनर बी अ पार्टनर? यस, बट विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। पार्टनरशिप एक्ट में तो वही बोलता है ना, ओके। बट एचयूएफ कैन माइनर बी अ मेंबर इन द फैमिली बिजनेस? ही कैन बी मेंबर इवन बाय बर्थ।
उसको स्टेटस मिल जाता है को पार्टनर का। उसको नहीं करना रहेगा। नहीं करना रहेगा तो मत कर, करना रहेगा तो कर। कंटिन्यूटी firm subject to contract between partner and dissolved by the death or insolvency। सी क्या है, क्या फर्म डेथ और इंसॉल्वेंसी की वजह से डिसॉल्व होएगी? यस, फर्म डिसॉल्व हो सकती है, बट एचयूएफ डिसॉल्व होएगा किसी के डेथ इंसॉल्वेंसी की वजह से? नहीं होगा। अगर डिवाइड होना चाहते हो तो आप कुछ लोग जाके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ मेंबर्स का लिमिट है 2, 50। एचयूएफ में कोई लिमिट है? अनलिमिटेड, जितने भी मेंबर्स आओ, मेंबर्स फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे फैमिली बिजनेस का। शेयर कैसे होता है पार्टनरशिप में? एज पर द एग्रीमेंट, पीएसआर एग्रीमेंट के हिसाब से शेयर होगा। अगर एग्रीमेंट में नहीं होगा तो इक्वल होगा। बट एचयूएफ में शेयर कैसा होगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कर्ता। अभी ऐसा है कि कोई 10-12 साल का बच्चा दुकान पे बैठ रहा है, क्लास व ऑफिस क्लास स्कूल करके वो बेचारा 2 घंटे रोज काम पे बैठ रहा है, 2 घंटे दुकान पे बैठ रहा है, संभाल रहा है दुकान, तो क्या उसको उतना ही शेयर मिलेगा जितना कोई 10 घंटा काम कर रहा होगा? नहीं, ऑफकोर्स उसको कम मिलेगा। सो शेयर विल बी डिसाइडेड बाय द कर्ता। जो जितना काम करेगा उसको उतना शेयर मिलेगा, जो जितना कैपेबल होगा उसको उतना शेयर मिलेगा। समझा एचयूएफ और पार्टनरशिप का डिफरेंस? देन है को ओनरशिप। को ओनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप, राइट? इवन इफ वी शेयर प्रॉफिट्स इट इज डिफरेंट। को ओनर मतलब अगर करता है अगर उसमें जो करता है उसने डिसाइड किया कि मुझे मेरा जो कंट्री बिजनेस अभी तक मेरे इसमें आ रहा है, ये अपने बेटे को नहीं देना, दूसरे को देना है। अपने को, अपने खुद के बेटे को नहीं देना, दूसरे को देना कर्ता कैन नॉट डिसाइड दैट एक्चुअली। अगर उसका बेटा, कर्ता जो है उसका बेटा फैमिली में सेकेंड सबसे बड़ा है और उससे कोई और एक छोटा बेटा है एज वाइज, मुझे फैमिली में रखना है, नहीं कर सकता। फैमिली में रख रहे हैं बिजनेस तो तू ही चले जा, फिर बाकी वाले करेंगे। अगर मुझे मेरे फैमिली में रहना है, बिजनेस नहीं रखना, किसी और को देना पूरा का पूरा। पूरा का पूरा किसी और को देना है, बिजनेस ही देना है किसी और को। सो हाँ, वो भी एक चीज है, बट अगर तुम लोग जैसे 10 लोग का मिलके बिजनेस होगा और तुम 10 की 10 का, यू विल नीड टू टेक कंसेंट है, मैं करता हूँ, मैं अकेला करता हूँ, मैं ही सब में बिजनेस का पूरा। एंड देन यू आर हैंडिंग ओवर द बिजनेस टू समवन एल्स। यू कांट डू दैट, नहीं, बार-बार यही ना तुम because that is ancestral Hindu family business. You cannot see, जैसे फ्रेंचाइजी देते हैं वैसे ऐसा नहीं कि आपका फैमिली बिजनेस बाय वर्थ जो आपके उससे चलाती आ रही है उसको आपको किसी और को देना है, किसी और को हैंड ओवर करना है, तो इसके लिए आपको बाकी को पार्टनर्स का भी कंसेंट लगेगा। ये एक अलग ही सिनारियो है, बट अगर ऐसा करना है तो यू विल नीड कंसेंट ऑफ द को पार्टनर्स। क्या उनको वही फैमिली बिजनेस में रहना है? क्या उनको रहना है? तो देन यू कांट सेल इट दैट बिजनेस, नहीं रहने किसी किसी को नहीं रहना है, तो देन फिर तुम लोग मिलके, किसी को नहीं रहना है तो तुम लोग मिलके सब म्यूचुअली डिसाइड करके सेल आउट करके नया बिजनेस फॉर्म कर सकते हो, ये भी हो सकता है। बट तेरे को अकेले को नहीं रहना है, बाकियों को पूछा नहीं कुछ नहीं, तो देन यू गेट सेपरेटेड। मैं करता हूँ, मेरे इसमें कोई नहीं है और सब If Karta gets separated in the business, then the another older person in the family will automatically become a Karta. ऐसा जरूरी नहीं कि तेरे डेथ के वजह से तू सेपरेट हो रहा है, you are voluntarily you are separating from the family. I don't want to continue the business, I am discontinuing. तो तू खुद से सेपरेट हो सकता है, तेरे बाद जो लेटेस्ट एज में रहेगा बड़ा, दैट पर्सन विल बी ऑटोमेटिकली करता है ना। देन है पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। को ओनर का मतलब ये गुड्स है, ये गुड्स के एक से ज्यादा ओनर हुए, ये को ओनर हुए। क्या वो गुड्स से मिला हुआ पैसा प्रॉफिट शेयर करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, बट क्या म्यूचुअल एजेंसी है? देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता और म्यूचुअल एजेंसी होता तो वो पार्टनरशिप ही होता। एवरी टाइम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट नेसेसरी कि वो क्या हो, पार्टनरशिप ही हो, तो वो को ओनरशिप हो सकता है। इट में अराइजेस आइदर बाय ऑपरेशन, आइदर बाय एग्रीमेंट, मतलब दो दोस्तों ने मिलके एक गाड़ी ले ली, उधारी रेंट पे दे दिया, जैसे मैंने बताया था, जो रेंट आ रहा है आपस में डिवाइड कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट है। या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब एक घर है, वो घर क्या किया,
उसके 2 बेटे, घर का जो ओनर है फादर, उनके 2 बेटे हैं, फादर का डेथ हो गया, तो वो जो प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रली दोनों बेटों के नाम पे आ गई, तो ये हो गया ऑपरेशन ऑफ लॉ। किसी बड़े के डेथ के वजह से एंसेस्ट्रली आगे प्रॉपर्टी पास ऑन होती है, ट्रांसफर होती है, और 2 लोग, एक से ज्यादा लोग वो प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं, दैट इज नथिंग बट को ओनर। देयर इज म्यूचुअल एजेंसी इन द पार्टनरशिप, एवरी एजेंट इज प्रिंसिपल ऑफ अनदर, एवरी प्रिंसिपल इज एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर, ये है। लेकिन को ओनर में एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है। को ओनर में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो अदर पार्टनर की कंसेंट से लेना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप में क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे पार्टनर्स, दे विल शेयर इन देयर पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओके। को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। कुछ काम करने के लिए साथ में आए, ऐसा हरदम जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर ही होंगे इक्वली या इन देयर रेशो। ऐसा इट इज, ऐसा कोई सी शेयरिंग का नहीं है, इसका मतलब सी अगर 2 लोग आके बिजनेस कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उनका मोटिव आइदर अर्निंग प्रॉफिट हो सकता है, अर्निंग बेनिफिट हो सकता है, बट इट इज नॉट इम्प्लाइड। ऐसा होगा कि एक महीने अगर कोई दोस्त है बोलेगा एक काम करिए महीने का प्रॉफिट तू रख ले, अगले में मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, अगले महीने का प्रॉफिट मैं रख सकता हूँ, ऐसा हो सकता है को ओनरशिप में, हो सकता है, देयर इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट पार्टनरशिप में क्या पीएसआर वाइज हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दैट इज आवर एक्ट के अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स के अकाउंट में उतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमारा शेयर, हमारा सैलरी का शेयर, कमीशन का शेयर, प्रॉफिट का शेयर, क्या ट्रांसफर कर सकते हैं पार्टनर्स? वैसे तो नहीं है, आंसर इज नो, बट अगर विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स हो तो शेयर कैन बी ट्रांसफर। बट को ओनर क्या उनका शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं? को ओनर कैन ट्रांसफर देयर शेयर इवन विदाउट कंसेंट ऑफ अनदर को ओनर। क्या जरूरत है बाकी दूसरे की, मैं मेरा प्रॉफिट का शेयर मेरे बेटे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऐसा कोई को ओनर बोल सकता है? उसको अदर को ओनर के कंसेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, अनलाइक पार्टनरशिप। खुद के शेयर में से किसी को दे रहा है, खुद के शेयर में से कुछ पोर्शन किसी को देना मतलब सब ओनरशिप, खुद का शेयर पूरा की पूरा देना मतलब ट्रांसफरिंग द शेयर। तेरे को प्रॉफिट मिल गया तू शेयर किसी को दे, खुद रख, कुछ भी करो, नहीं। पार्टनरशिप के केस में यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर, उसका यूनिट 2 या यूनिट 3 में उसका एक लॉ है, मैं बताऊंगी। पार्टनरशिप के केस में इफ एनी पार्टनर वांट टू ट्रांसफर हिज शेयर तो देन ही विल हैव टू टेक स्पेशल परमिशन ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। फिर बाकी पार्ट एग्जैक्टली शेयर ट्रांसफर करना मतलब तेरा सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट पूरा। इफ यू आर वर्किंग, ओके, इफ आई एम वर्किंग एंड आई एम ट्रांसफरिंग माई शेयर टू माई डॉटर, ठीक है, मैं अगर ऐसा कर रही हूँ तो वो केस में मेरे जो पार्टनर है, मेरे पार्टनर्स बोलेंगे एक काम करो ना, आप सबके सब उसको ट्रांसफर करो, एक काम करो आपके बजाय उसको रिप्लेस कर दो। सो इन पार्टनरशिप देयर इज दिस रूल, इफ एनी पार्टनर वांट टू ट्रांसफर हिज शेयर कंप्लीटली, ओके, शेयर कंप्लीटली, देन he will have to take consent of other partner। मतलब ऐसा ट्रांसफर मतलब कैसा कि पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट में से डायरेक्ट ट्रांसफर बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे अकाउंट में आके फिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपके अकाउंट में पैसा आ गया, जैसे मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, मैं वो पैसा उड़ा दूँ, मैं मेरे पैसा घर पे दे दूँ, मैं मेरे किसी को भी दे दूँ वो पैसा, दोस्तों को बांट दूँ, तो वो मेरी मर्जी है, that is your personal income। But when I transfer my share directly from the books of accounts, then I will have to take permission, but in case of co-ownership I don't need to take permission, that is the rule। एक है पार्टनरशिप और एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एसोसिएशन? एसोसिएट, 2 या 2 से ज्यादा लोग, 1 या 2 से ज्यादा लोग क्या करते हैं, आपस में आते हैं, किस चीज के लिए? फॉर एनी स्पेशल पर्पस, कोई पर्पस होगा। एसोसिएशन इवॉल्व्स आउट सोशल कॉज, क्या हो गया? एसोसिएशन इवॉल्व्स आउट
social cause and there is no necessarily motive to earn profit and share profit, the intention is not to enter in the business for gains. दो या दो से ज्यादा लोग आपस में आके कोई काइंड ऑफ बिजनेस करते हैं. सी क्लब में भी ये था क्या? क्लब में भी ये था. फिर क्या फर्क है? प्रॉफिट का क्या? क्लब में देयर इज नो इंटेंशन टू अर्न द प्रॉफिट. यहाँ पे एसोसिएशन में इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू वुड अर्न प्रॉफिट. इसका मतलब जेनेरिक स्टोर पता है? जेनेरिक मेडिसिन्स, जेनेरिक मेडिसिन्स, क्या जेनेरिक मेडिसिन कम दाम में सेल करती है? जैसे बाकी मेडिसिन के पीछे लोगों को प्रॉफिट होएगा, एक गोली के पीछे प्रॉफिट होता है 100 रुपया, 150 रुपया, है ना? 100 रुपया बोल रही हूँ बस, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट. होगा कोई एक मेडिकल के बॉक्स के पीछे 100 रुपया 200 रुपया प्रॉफिट होगा. जेनेरिक में कितना रहेगा? मार्जिन कितना रहेगा? 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया. तो यहाँ पे एक टाइप का एसोसिएशन ही हुआ. एसोसिएशन में ग्रुप ऑफ लोग आपस में आके एक बिजनेस करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं कि लोगों को बेनिफिशियल वे में या लोगों को इफेक्टिवली क्या हो, वो बिजनेस का यूज मिले, उसका क्या मिले, इफिशिएंसी हो. क्लब का डेफिनेशन बता दो. सी क्लब का देखो देखो ठीक है, क्लब का ऑब्जेक्ट होता है नॉट टू अर्न द प्रॉफिट. दिमाग में आया? क्लब का ऑब्जेक्ट नॉट टू अर्न द प्रॉफिट. एसोसिएशन का ऑब्जेक्ट नॉट नेसेसरीली टू अर्न द प्रॉफिट. हो भी सकता है एसोसिएट उधर हो गया तो दैट विल बी यूज्ड फॉर वेलफेयर और एनी अदर एक्टिविटीज. बट एसोसिएशन में अगर प्रॉफिट हुआ तो ऑफ कोर्स दे विल एक्सपैंड द बिजनेस. एसोसिएशन का मतलब जनरली क्या है कि स्पेसिफिकली मुझे गेन के लिए या प्रॉफिट अर्निंग के लिए धंधा नहीं करना है. मेरे को लोगों को वेलफेयर भी करना है, लोगों को मदद भी करना है, प्लस बिजनेस भी करना है ना? वैसे जैसे वो एक कोई ऐप आया था फ्रेश फ्रॉम फार्म, जो एक ऐप था किसान कनेक्ट. हाँ, सो किसान कनेक्ट ऐप से आप वेजिटेबल ऑर्डर करते हो तो आपको डायरेक्टली फार्मर के फार्म से मिलते हैं, ऐसा वहाँ पे एडवर्टीजमेंट था. तो उसमें क्या है कि बाबा कम दाम में आपको वेजिटेबल फ्रेश मिलते हैं, ऑर्गेनिक मिलते हैं. तो उनका क्या मोटिव रहेगा? एकदम एग्जैजरेट, एकदम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, बेसिक उनको रिटर्न चाहिए. दैट इज डिफरेंट बिटवीन क्लब एंड एसोसिएशन. एसोसिएशन मतलब कोई आपका चैरिटेबल एसोसिएशन है या आपके जो बैंक्स वगैरह है कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं. लोग इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे बट क्या कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना एक काइंड ऑफ हेल्प है. जैसे आपका एजुकेशन लोन है, जैसे आपके कोऑपरेटिव बैंक से वगैरह एजुकेशन लोन आपको बहुत कम दाम में, कम इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करते हैं. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, या एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स होते हैं. अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है या कोई अफोर्ड नहीं कर सकता एजुकेशन, तो उसको बहुत कम दाम में एजुकेशन दिया जाता है, बहुत कम दाम में लोन दिया जाता है. या फिर ऐसा बोला जाता है कि स्टूडेंट को हम एजुकेशन लोन देंगे, जब वो प्रोफेशनल बन जाएगा, सीए बन जाएगा, सीएस बन जाएगा, तो वो क्या करेगा? लोन रीपे करेगा, लोन चुकता करेगा. ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे एसोसिएशंस होते हैं टू हेल्प पीपल. यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट, ओनली दिस यूनिट. डिफरेंस हमने देखे. डिफरेंस में पार्टनरशिप एक कॉमन था जो कि पूरा यूनिट. हमने क्या यहाँ पे देखा? हिंदू फैमिली देखा, क्लब देखा, एसोसिएशन देखा और जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब जो अपना कंपनीज को ओनरशिप एक देखा. सो ये सारे कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक चीजें, किसमें क्या होगा. एक चीज ये जो अरे शांति रखो 2 मिनट. ये जो सारे डिफरेंस के पॉइंट है, ये हम क्या करेंगे? डिफरेंस के नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. तो किसी के पास शायद नोट्स नहीं होंगे, किसी के कोई डाउनलोड नहीं कर पा रहा होगा. एक काम करो, ओके, आपके ग्रुप पे ये डिफरेंसेस 4-5, आपके ग्रुप पे 4-5 डिफरेंसेस आ जाएंगे. ये डिफरेंसेस कितने हैं? 5 हैं. 5 में से 2 कल करके लेके आओ, बचे हुए 3 परसों करना.
अलॉन्ग विथ, ठीक है, सैटरडे कर लो, फ्राइडे कर लो, अलॉन्ग विथ अदर क्वेश्चंस। जो मैंने कल के लिए 2 क्वेश्चंस दिए हैं, वेडनेसडे के लिए 2 क्वेश्चंस और 2 डिफरेंस, परसों 3 क्वेश्चंस और 2 डिफरेंस, बचा कुचा फ्राइडे कर लेना, कोई बात नहीं। मंडे को डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आंसर सब दिया जाता है। सब थोड़ी यार, सब थोड़ी एड़े हो गए क्या? मतलब तुम लोग इतना रोज रोज सी 2-2 3-3 क्वेश्चन रोज करने में मजा आता है कि एक बार ही 10 क्वेश्चन कर लो। हाँ वैसा हाँ। 2-2 3-3 करोगे मतलब क्या तुम लोग करोगे? ऐसा भरोसा है तुम लोग संडे बैठ के पूरा करोगे? मेरे को वैसा गधे जैसा काम नहीं चाहिए तुम्हारा, मेरे को स्मार्ट वर्किंग चाहिए कि आज मैं 15 मिनट बैठा, मैंने क्वेश्चन किया, सॉल्व कर लिया, आज मैं 20 मिनट बैठा। सो ये चाहिए। तुम लोग एड़े के जैसे अगर अभी करोगे तो बाद में तुमको प्रॉब्लमेटिक होएगा। सो टुमारो आई वांट टू डिफरेंस का नोटबुक लेके आओ बच्चों कल दिखाने के लिए, प्लस क्या होमवर्क कल, ठीक है, कल आपको समझ जाएगा बाकी चीजें, कल का कल काम करके लेके आओ। थैंक यू।